नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा मुंबई के 2 सीटों का, क्योंकि ये छह सीटें हैं। सीट जो है दो सीट दो की बंटवारा सीट पूरी तरह से हो गई है। और मुंबई की 6 सीटों पर जो है दोनों तरफ से यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के जो है कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साउथ मुंबई की, जहां पर अरविंद सावंत जो पहले से सांसद हैं वहां पर उबाठा की तरफ से, यानी कि उद्धव बाला साहेब शिवसेना की तरफ से। और अभी उनके सामने जो है यामिनी जाधव जो शिंदे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो कल ही घोषित हुई हैं। तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे कि साउथ मुंबई का जो है समीकरण किस तरह बैठाया गया, क्योंकि एक तरफ से यामिनी जाधव जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यशवंतराव जाधव उनके पत्नी हैं और विधायक भी हैं, वहाँ पर भाई कल्ला के विधायक भी हैं। उनका कितना जो है ये जोर वहाँ पर चल सकता है, क्योंकि वहाँ मराठी वोट बैंक काफ़ी संख्या में है। मिक्स पब्लिक भी है, लेकिन मराठी वोट बैंक ज़्यादा वहाँ मायने रखता है। सबसे पहले इसी भी चर्चा कर लेते हैं सर, साउथ मुंबई के बारे में। सर क्या कहेंगे सर, साउथ मुंबई में जो अभी वहाँ पर प्रतियोगी जो खड़े हैं चुनाव में, जो उम्मीदवार हैं, अरविंद सावंत के सामने यामिनी जाधव को किस तरह देख रहे हैं सर? कैसे है ना, अरविंद सावंत 10 साल लोकसभा का सदस्य है जी, तो उसका कुछ परिणाम नहीं है, प्रभाव नहीं है। उसका ऐसा है कि वो पेंशनर की तरह बिहेव करता रहा, जैसे उसको 10 साल का पेंशन मिल गया है, इस तरह से वो कार्यकर्ता करके उद्धव की चमचेगिरी की, बस हो गया। और कुछ पब्लिक के लिए करना है ऐसा कुछ किया नहीं उसने, इसलिए वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है। मगर वो मोदी लाट में आया हुआ है। अब उद्धव को पता चलेगा कि मोदी लाट में कितने आए थे और हमारे कितने हैं। जी, उसके जो आए थे 18-21, क्या जो 18 आए थे। हाँ, तो उसमें 18 में से तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 16 लोग तो खाली मोदी की वजह से है, 2 नहीं आए। तो इसमें ये अरविंद सावंत आने की संभावना ही नहीं थी, सिर्फ इसके लिए आया कि मोदी की लहर थी। तो अभी भी ऐसा है कि अरविंद के सावंत के पीछे लहर तो है नहीं, कोई लहर नहीं है। अरविंद सावंत का मूल्यमापन अरविंद सावंत करके किया जाएगा तो उसको वोट मिलना मुश्किल है। आप मराठी वोट अगर है, वो बोलते हैं ना, वो कैसा है ना कि ये दोनों मराठी है ना जी। अगर एक अमराठी होता तो बात अलग थी। अभी अमराठी वोट जो है वो अरविंद सावंत को जाएंगे कि यामिनी जाधव, तो यामिनी जाधव को जाएंगे, क्योंकि मोदी की प्रतिनिधि है। और वहां गुजराती वोट इतना है कि तुम्हारे मंगल प्रभात लोढ़ा को भी टिकट देने की बात हुई थी। मराठी वोट है करके राहुल डार्वेकर का भी नाम आया था, मगर वो भाजपा की तरफ आया। मिलिंद देवरा का भी नाम आया था, जो अभी राज्यसभा। हाँ, मगर वो पागलपन होता सर। अभी उसको राज्यसभा दिए अपने, फिर से इधर दिया, तो फिर उसको राज्यसभा देने के बदले किसी और को दे देते थे। जी, जी, जी। नहीं क्या, राज्यसभा किसी और को दे देते थे। 2 बार देने में क्या मतलब है जी। अभी किया, नहीं तो लगे जिधर। अभी प्रफुल्ल पटेल का भी ऐसा हुआ था चर्चा। हाँ। तो प्रफुल्ल पटेल अभी हुआ है ना राज्यसभा में, तो उसको भी आप ये करते तो वो पागलपन हो जाता। मैं तो हैरान था जब वो न्यूज पढ़ा मैंने कि अभी उसको आप राज्यसभा क्यों भेजा पे। अगर उसको यहाँ खड़ा करना था और आपको खातिर है कि मोदी लाट में लहर में आएगा वो, तो उसको राज्यसभा क्यों भेजा। अभी ऐसा है सर, कैसे है ना, मिलिंद देवरा है शिंदे साहब के साथ उनकी पार्टी में, पर मेरे को डर है कि वो कोई किसी का नहीं है। ये देवरा फैमिली जो है ना जी, वो कंपनी है, वो कॉर्पोरेट कंपनी है। उनका कोई लेना नहीं पब्लिक से, कोई पब्लिक नहीं। वो पब्लिक इमेज नहीं है। नहीं, इमेज काय की, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो अपना स्वार्थ, और वो भी पैसे का स्वार्थ देख के काम करते हैं। मुरली देवरा कम से कम कांग्रेस के नेता करके, रजनी पटेल, सका पाटिल, बहुत सारे ये हुए उनके यहाँ, उनकी परंपरा में थे। ये तो इसका कोई नहीं, ये कॉर्पोरेट आदमी है। तो मिलिंद देवरा को देना गलत ही था, मगर मिलिंद देवरा इसमें भी कोई प्रभावशाली नहीं होगा। इसके यहाँ आने के बाद भी यहाँ पे सर प्रभाव रहेगा गुजराती वोट्स का। अमराठी वोट जितने उत्तर भारतीय है, गुजराती है, मेन गुजराती डोमिनेटेड एरिया इसमें ज्यादा आएगा, वो सब यामिनी जाधव को मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अब क्या है ना, उनका कंस्टिट्यूशन भी वही है ना, जो जहाँ से वो विधायक हैं यामिनी जाधव, भाईखला में, वो भी उसी साउथ मुंबई में आता है। हाँ, अभी यामिनी जाधव के लिए मुश्किलें पैदा अगर किसने की है तो वो भाजपा ने की है। वो किस तरह से की है कि किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाए थे वो सब ये यशवंत जाधव के ऊपर लगाए थे कि, और यशवंत जाधव भी बड़बड़ाए। जब उसको पार्टी से निकलना था
और उद्धव पे आरोप करने थे। सर प्रॉब्लम क्या होता है, देखो ये उद्धव को बदनाम करने जाते हैं और खुद बदनाम होते हैं। वो यशवंतराव यादव ने बोला कि मैंने 9,000 करोड़ रुपया उद्धव को दिया। 9,000 करोड़, बाप रे बाप। वो खुला बोला ना जी। अभी लोग उद्धव की तरफ एक बार देखेंगे कि अरे तुमने 9,000 करोड़ लिया इससे, जरा थोड़ा सा 1 मिनट जाने के बाद इसकी ओर देखेंगे, अरे तूने 9,000 करोड़ लाया कितना, अगर उसको 9 देता है तू क्या 90 रखा क्या। खुद को भी बदनाम किया, खुद तो बदनाम हुए, हमको भी बदनाम किया। तो उद्धव को बदनाम करते करते ये यादव खुद बदनाम हो गया। कितने फ्लैट सील हुए ना, 35 सील हो गए एक ही बिल्डिंग में। वो बीजेपी के ईडी ने ही किया ना, बीजेपी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उन्होंने ही किया, ईडी ने ही किया। उस समय उसको कितना भड़कीला बनाया सर, इसके यादव के खिलाफ और यामिनी यादव के खिलाफ किरीट सोमैया ने क्या क्या एलिगेशन लगाए। तभी किरीट सोमैया सब पेपर में क्या और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है कि किरीट सोमैया वहां पर प्रचार करने जाएंगे क्या, जाने वाले। अरे वो तो और बात है, क्या बोलेंगे, ये रविंद्र वाइकर का जैसा है, बाद में बोलेंगे उसके बारे में। वैसे वाइकर और ये सबके साथ किरीट जाने वाले, वो बोलेंगे क्या। मैं तो बोलता हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला था, ईडी ने भी गलत किया, इनकम टैक्स ने भी गलत किया। हम माफी मांगते हैं लोगों की। ये बहुत सच्चे है। हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई है तो ये है हमारा रविंद्र वाइकर, और कोई तारामती के बाद है तो सीता सवित्री के बाद है तो ये यामिनी है। इनको ये करो, माफ करो नहीं बोलने का, इनको ही चुन के दो। किरीट सर कैसे है ना, निर्लज्जम सदा सुखी, वो जाएंगे और ये भी आग्रह करेंगे कि आप आके वहां भाषण करो। वो अगर नहीं गया तो इनको बीजेपी की मान्यता नहीं होगी ना। फडणवीस जाने से क्या है, फडणवीस ने नारायण राणे के ऊपर आरोप किए सबसे ज्यादा। नारायण राणे को पूरा वस्त्रहरण किया था असेंबली में उन्होंने, एक एक ये लेके। अभी नारायण राणे की इसमें फडणवीस की सभा है, मोदी जी की सभा है। अब अगर वो सभा चलते समय सामने से वो तुम्हारा उसका खिलाफ जो खड़ा है उसने अगर ये लगा दिया उनका ही फडणवीस का भाषण, तो वांदा हो जाएगा ना, सभी जगह वांदे हो सकते हैं। तो सर ये ऐसा कि यामिनी यादव अच्छे वोट से आएगी, क्योंकि इस बार मैंने सर कल एक फेसबुक पे स्लोगन डाला था, बहुत पॉपुलर हुआ, मुझे इतना रिस्पांस मैं भी सोचा नहीं था। मैं बोला लायक पंतप्रधान मिलने के लिए आप नालायक उम्मीदवार को निसंकोच वोट करें। क्या बोला था, लायक पंतप्रधान के लिए। सर ऐसा ही है, ये सब नालायकों की टोली है, मगर इनको वोट देने पड़ेंगे, देंगे और चुन के लाए। सर उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ। अमोल कीर्तिकर वहां पर है वाठा की तरफ से, और रविंद्र वाइकर जो है शिवसेना यानी कि शिंदे साहब की तरफ से। अब ये इस जोड़ी के ऊपर क्या कहेंगे आप। सर कैसा है ना कि गजानन कीर्तिकर जो है जी, उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके 2 घर है, ज्यादा मत पूछो, डिटेल में मत जाना। 2 घर बोला ना, समझ लेना। एक पुणे में है, एक मुंबई में है। और वो भी कमाल के आदमी, इतने बूढ़े होने के बाद, थक जाने के बाद, निष्क्रिय रहने के बाद भी उनको चाहिए था टिकट। वो बोल रहे थे मुझे टिकट दो, तो शिंदे साहब ने उनको बोला कि भाई हम अमोल को टिकट देते हैं आपके बेटे को। हाँ, यहाँ आ जाए वो। हाँ, यहाँ आ जाए तो उसको टिकट देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप थक गए अभी तो आप मत लो। तो बोले फिर मुझे राज्यपाल करो। तो बोले ऐसा अभी जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक आपको राज्यपाल कौन करेगा, अधिकार ही नहीं है जी। मोदी साहब चाहते तो भाई मैं 2 राज्यपालों की प्रोविजन कर चुका हूं, उसमें 2 राज्यपाल मुझे मिलने वाले, उसमें से एक आप होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं, मगर आप अमोल को लेके आइए। तो सब ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन द रिकॉर्ड ला रहा। तो कीर्तिकर गजानन ने उनको, शिंदे साहब को बोला कि उसका और उद्धव का पहले से अलग नाता है, वो मैं उसका बाप हूं मगर उसका गॉडफादर उद्धव ही है। उद्धव के जमाने में अमोल कीर्तिकर ने दलाली करके उद्धव की जितने काम किए वो सर बहुत है, और अब्जावधि रुपए के काम किए हैं। इसको भी दलाली मिलती है ना, अब्जावधि 100 करोड़ का काम करते हैं तो इसको भी 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ तक मिल जाते हैं जी। तो बोले अमूल का प्रॉब्लम है ये है कि उद्धव ने मुंह खोला तो ये मुश्किल में आ जाएगा, और इसने मुंह खोला तो उद्धव, मगर इसकी हिम्मत नहीं है कि उद्धव का सामने मुंह खोलेगा और उद्धव की बातें बताएगा, जबकि यही दलाल था। सर ये दलाल है अमोल कीर्तिकर उद्धव का, करके वो उससे दूर नहीं हो पा रहा है। सामने शिंदे साहब के साथ बात हुई कीर्तिकर साहब की, तब ये भी था, वो बोला नहीं मैं उद्धव जी को नहीं छोड़ सकता, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और उन्होंने मेरे लिए इतना किया है तो कैसे छोड़ूं उनको।
तो शिंदे साहब बोले फिर कीर्तिकर को कि आपको राज्यपाल बनाने का प्रॉमिस मैं देता हूँ, आप चुप रहो, मगर इसके साइड में मत जाओ। तो बोले नहीं जाऊंगा। नहीं तो सर ये गजानन कीर्तिकर जहाँ थे वहां रहते थे, मगर उनको राज्यपाल पद का लालच है करके वो इधर है। मगर अमोल कीर्तिकर के खिलाफ वो सभा में भाषण कैसे करते इसका मेरे कुतूहल है। करेंगे मगर जी। क्या है कि राज्यपाल बनना है तो भाषण भी करना पड़ेगा अमोल के खिलाफ। मगर अमोल एक दलाल है, मगर उसके सामने जो खड़ा है रविंद्र वायकर, उसका अगर कच्चा चिट्ठा जो इसने पढ़ाया है किरीट सोमैया ने, वो अगर पढ़ेंगे तो दो भ्रष्टाचारियों में से एक को चुनना है। दो भ्रष्टाचारी बढ़ाई है। हाँ, ये क्या राम रावण युद्ध नहीं है, दो रावणों के बीच ही युद्ध है। दो ही दलाल, दोनों भी दलाल है। ये क्या रविंद्र वायकर क्या है, दलाल ही है। ठीक है, अपने दोस्त का उम्मीदवार है करके उसको थोड़ा सा हम सहूलियत देते हैं, मगर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। सब कुछ कहने के बाद सहूलियत दे रहे हैं आप। क्या करूं मैं। अभी रविंद्र वायकर के बारे में मैं, हमारे श्रोता सर, आपके श्रोता बहुत चाणक्य है, मैं आपके कमेंट पढ़ने को डरता हूं सर। मैं अगर अभी बोला कि रविंद्र वायकर सर ऐसा हरिश्चंद्र कोई नहीं है भाई, चरित्र हो तो रविंद्र वायकर जैसा जी। और उन्होंने कभी पैसा नहीं खाया, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, उन्होंने कोई 5 स्टार क्लब नहीं बनाया, उन्होंने ये नहीं किया, वो की नहीं किया। तो सर गोबर होता है ना, हाँ, उसकी टोपली भेज देंगे आपके पास, बोलेंगे थत्ते साहब के मुंह में आप जब जाएंगे तब ये जरा खुश देना। इतना भी झूठ मत बोलो शिंदे साहब के दोस्तों, तो ठीक है, मगर वायकर को आप इतना क्वालिफिकेशन दे रहे, क्लीन चिट दे रहे, ये गलत है सर। आपको पक्का गोबर का ही आता, तो मुझे भी आपकी इज्जत रखनी है, आपकी तत्वनिष्ठा को मेरा सलाम है। और आपके जो दर्शक है वो माफ नहीं करेंगे मुझे सर। ये दो रावणों के बीच की लड़ाई, तो लड़ाई कैसी रहेगी सर? हाँ, लड़ाई कैसी रहेगी सर? कैसे? एक रावण मोदी का है और एक रावण उद्धव का है, दो राक्षस ही है। तो जीतेगा कौन सर? एक तो राक्षस जीतेगा, मोदी का राक्षस जीतेगा। तो वो तो पक्का है सर। अच्छा। मुंबई में लहर रहेगी मोदी जी की जी। हाँ, मगर अमोल कीर्तिकर उसको टफ क्यों दे सकता है मालूम है? जो मिडिल क्लास मराठी आदमी है ना, वो वायकर के ऊपर जो आरोप हुए ना, उससे डिस्टर्ब है, उसका मन विचलित हो गया है। वो बोलेंगे कि ठीक है, अमोल कीर्तिकर दलाल था, तो दलाल जो करता है वो किया उसने, खिचड़ी में पैसा खाया, कमीशन सभी लोग खाते हैं। सर उसका खिचड़ी का ही मामला है जी, मगर इसकी खिचड़ी तो हर एक बर्तन में पकी है रविंद्र वायकर की जी। पकी है कि नहीं? पकी। अभी कौन से मुंह से मैं बोलूं कि इसकी 10 बर्तन में पकी, 100 बर्तन में पकी है रविंद्र वायकर की, इसकी एक ही खिचड़ी पकी है कोविड की। तो एक खिचड़ी बदला है 100 खिचड़ी, ऐसा भी सामना है। मगर ये खिचड़ी वाला अभी मोदी का बस स्वयंपाकी बन गया है, कुक बन गया है, तो इसको लोग बोलेंगे करेंगे क्या? हर एक जगह यही मामला है ना। इधर ये अमीनी जाधव है तो यशवंतराव जाधव की ही बीबी है, यहाँ पे रविंद्र वायकर है तो वो भी दलाल ही था, इसने भी बहुत सारे कांड किए, वो किरीट सोमैया ने ही बताए। ये बीजेपी का कभी कभी नुकसान। सर एक बात मैं आज अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कल एक अच्छे पत्रकार दोस्त, अभी नहीं है, वो चैनल चीफ थे, उनके साथ बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि फडणवीस को चाहिए कि वो किसी के ऊपर बहुत बड़े आरोप करते हैं और बाद में उसका ही प्रचार करने जाना पड़ता है उनको, ये लोगों को हजम नहीं होता है सर। तो बोले क्या? मैं बोला नारायण राणे की तो पूरी ये कर दी, वाट लगा दी थी उन्होंने, और ये तुम्हारा इनका भी वाट लगाया था, तो अजीत दादा का, तो बाद में तो उनको साथ में ले लिया और अभी तो उनका तारीफ कर रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं। तो बोले ये गलती खाली किरीट सोमैया या फडणवीस करते ऐसा मत सोचो, ये गलती मोदी भी करते हैं। क्या बात कर रहे हो? उस समय मेरी ट्यूबलाइट थोड़ी देर से लगी। वो बोले 48 घंटे पहले मोदी जी भर सभा में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा भी नेता है कि जिसने 70,000 करोड़ का गाफला मध्यवर्ती बैंक में किया है, राज्य सरकारी बैंक में, और सिंचन घोटाला भी उसका बहुत बड़ा है, ऐसे हजारों करोड़ों का। और 48 घंटे नहीं जाते हैं तो हम देखते थे मोदी जी के बाजू में और शाह के बीच में वो ही बैठे हैं। इतना ही नहीं होता है, वो दिल्ली से विमान उनका उड़ के आता है, थे राजभवन में जाता है, हम देखते रहते हैं 70,000 करोड़ 70,000 करोड़, तब तक उनका ब्याह भी रचा जाता है और वो उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अभी मोदी जी को अगर उनको दबाव में लाके ये सब करना ही था तो कम से कम 48 घंटे पहले ये नहीं बोलना चाहिए था कि 50,000 70,000 करोड़ का घोटाला किया है उसने। 70,000 करोड़ के
इसका ठप्पा भी आप लगाते हैं और दूसरे दिन उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या मैसेज जाता है? इसीलिए तो मैसेज जा रहा है। मोदी जी भी ये गलती करते हैं तो फडणवीस और किरीटसोमैया ने की तो क्या है, अगर मोदी जी अजीत दादा की सभा में जाने वाले, पुणे में सभा होने वाली है ना, तो उसमें ये भी है, तो मेरे ख्याल से होगी कल हो गई। हाँ, तो वहां पे वो ये भी थी, इनकी सुनेत्रा बहिनी भी थी, अजीत दादा और ये भी थे। तो वही अजीत दादा बाजू में मोदी जी के बैठ के बोलते होंगे, ये बूढ़ा मेरे बारे में 70,000 करोड़ का बोला था, ऐसा गुस्सा आया होगा, फिर ठंडा हुआ होगा, हाँ मगर उन्होंने तो मुझे इधर बिठाया है, इधर लिया है, उप मुख्यमंत्री किया है। तो ऐसा कि ना सर, मैंने पहले देखा था कि शंकर भोलेनाथ जो थे अपने शिव, ओम नमः शिवाय नमः, वो क्या करते थे ना, वो कोई भी राक्षस उनके पास आके बैठता था और तपस्या करते थे तो उसको वर दे देते, भस्मासुर वगैरह। सर जितने भी राक्षस पैदा हुए जिनकी वजह से देव परेशान हुए, वो सब शंकर महादेव की कृपा है, जल्दी खुश हो जाते हैं। हाँ जल्दी, मतलब वो ऐसे टपकने को ही रहते कि आया, थोड़ी तपस्या की, चल ले उप मुख्यमंत्री पद ले ये कर ले, कुछ तो दे देते थे वरदान, और वरदान भी ऐसा चमत्कारिक देते, तू ना हवा में मरेगा ना जमीन पे मरेगा। अभी उसको बीच में जाके मारने के लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ता है। वो हमारे वैसा ही इधर हो रहा है कि एक दिन तुम उसको वरदान दे देते हो, फिर शाप, ये क्या चल रहा है, शाप फिर वरदान, शाप वरदान दोनों चल रहा है। तो सर ये कैसा है ना कि अभी मोदी जी अगर कल बैठे थे ना, वो मैं भी मन में सोच रहा था कि मोदी के मन में क्या चलता होगा। ये हरामी बैठा है, 70,000 करोड़ का आरोप मैंने किया था उसके ऊपर, अभी इसको भी मुझे लेना पड़ा, क्या मजबूरी है साला, ये 400 पार का मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। मैं वैसे भी 272 तो आराम से लेके आता था, 300 बार बोल दिया था वो अच्छा होता, मगर वो मेरी गलती नहीं, 400 बार शाह ने बोल दिया है, उसने नहीं बोला था, मोदी साहब ने नहीं बोला था, शाह बोल गए 400 पार, और वो अभी इनके ऊपर बैठ गया। वो 400 पार बोले तो ये कैसे बोलेंगे 300 पार, वो मुश्किल हो गया। तो सर ये फडणवीस की भी प्रॉब्लम होती रहेगी। शिंदे साहब ने भी फडणवीस का कोई धोतर नहीं छोड़ा था, और शिंदे साहब के बारे में भी फडणवीस सब कुछ सब बोले, यही राजनीति। सर ये देखो कि आज शिंदे साहब आरोप करते हैं, फडणवीस आरोप करते हैं कि फडणवीस, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, एकनाथ शिंदे और इनको सबको अरेस्ट करने की चाल चल रहे थे। नहीं, एकनाथ शिंदे को खाली निकालने वाले थे वो पद से और इनको अरेस्ट करने वाले थे। मगर सर ऐसा है कि इनको जिस मामले में अरेस्ट करने की योजना बनाई जा रही थी, फडणवीस को इसके मामले में, वो टेलीफोन टैपिंग वगैरह के मामले में, तो सर उनके साथ जाने को अभी ये भी तैयार है और वो भी लेने को तैयार है। ये चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसके पहले हमने जितनी भविष्यवाणियां की थी वो सच निकली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के हार के बाद उद्धव की बड़ी जीत होगी, वो होगी फडणवीस और मोदी शाह के साथ जाना और उनका स्वीकारना। सर अगर 70,000 करोड़ का आरोप करके 48 घंटे में उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो उद्धव को क्यों नहीं साथ में ले सकते? आदित्य को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर वो बात अलग है। आज बस मैं भी भटक जाता हूँ। तो ये रविंद्र वायकर और अमल कीर्तकर, दोनों राक्षसों के बीच की लड़ाई है। अरविंद सावंत और यामिनी जाधव आमदार है, पर अभी तक उनका नाम खाली पहली बार आया, वो फ्लैट जब्त हुए उसके वजह से ही आया, कोई काम की वजह से नहीं आया था। पर ठीक है, अभी दो निष्क्रिय और जो ओवर एक्टिव ऐसे लोगों में सामना है, ऐसा देखते हैं। ठीक है, यामिनी जाधव और रविंद्र वायकर आएंगे क्योंकि वो मोदी के पाले हुए राक्षस। दोनों शिवसेना की लड़ाई। हाँ, दोनों जगह शिवसेना की लड़ाई है। ये भी है, वो तो सर तय ही था कि शिवसेना के खिलाफ शिवसेना लड़ाई जाए। सब जगह वही है। हाँ, जहाँ शिवसेना वही शिवसेना लड़ाई। सर कैसा है ना कि मोदी जी का, जैसे शरद पवार ने 14 में बीजेपी को सपोर्ट दिया और सरकार नहीं गिरने दी, उसके लिए आरोप किया जाता है उनके ऊपर कि उनको शिवसेना, और वो खुद बोले हैं कि मुझे शिवसेना को तोड़ना था बीजेपी से। वैसे यहाँ भी चल रहा है, मोदी जी को भी शिवसेना तोड़नी थी, राष्ट्रवादी तोड़नी थी, उनको साथ लेना था, इनको दुर्बल करना था और फिर साथ में नहीं लेना है जी। शरद पवार भी आएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। सर मैं तो ऐसी खिचड़ी सरकार की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारा आदित्य भी है मंत्री और ये भी लोग मंत्री है और सुप्रिया भी मंत्री है ऊपर,
ऐसा भी कुछ जाने दो। अभी ये अमोल कीर्तिकर रविंद्र वायकर जीतेगा। अभी ये बैठा हूं ना मैं लेके, रविंद्र वायकर पूजा में बोलता हूँ कि वो चुन के आएंगे, यामिनी जाधव चुन के आएगी, अमोल कीर्तिकर पराभूत होगा, फिर वो शिंदे गुट में आएगा पिताजी के साथ, वो राज्यपाल बनेंगे। चलो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपकी भी प्रतिक्रिया होगी इस विषय पर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुंबई की सीटें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे जगहों पर होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है मुंबई की सीट से, यामिनी यादव वाला सीट और साउथ मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई। तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। देखते रहिए चैनल को मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय। मेरा चैनल है अनिल गगनवेदी थत्ते, उसमें कल मैंने 20 पॉलिटिकल वीडियो डाले, आज 26 डाले हैं। आप वो भी सब्सक्राइब करो और देखो। मैं बहुत निराश और नर्वस होता हूँ 26 डालने के बाद भी आप कुछ नहीं देखते, कैसा चलेगा? आपको मालूम ही नहीं होगा। मराठी वीडियो के लिए थत्ते साहब का चैनल है अनिल गगनवेदी थत्ते, आप उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज वीडियो जो है 20 से 25 वीडियो रोज देखने को मिल सकते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई। यानी चुनाव से जितना जमेगा उतना देखो। देखो मैं दिन भर यही करता रहता हूँ, मगर आपको टाइम है, आपको प्रॉब्लम है, पीठ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है करके कपड़े थोड़ा सा कम पहने हैं, उसके लिए सर ये पहने ये भी ज्यादा है इसके लिए बुरा मत मानना सर। आजकल राजकीय स्थिति जो है ना, उसमें सब नंगे हैं। पहले बोलते थे हमाम में नंगा होता है हर एक जी। सर अभी रास्ते पर भी नंगे लोग घूम रहे हैं ना, राजनीति नेता। बहुत गर्मी है तो ये इतना पहना, ये भी बहुत हो गया। चलो तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।